जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी लगातार मेहनत कीजिए। हम एक ही बात आप लोग को बार बार बताएंगे कि आप लगातार मेहनत कीजिए और प्रतिदिन मेहनत कीजिए। आपको जितना हो सके 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा तक मेहनत कीजिए। आप देखिए, आप जॉब का तैयारी कर रहे हैं, आप एक खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, आप एक सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं। और सरकारी जॉब का तैयारी जो है कि अपने आप में एक अभी विशाल बन चुका है, यानी अपने आप में एक पहाड़ तोड़ने के रूप में अभी एक सरकारी एग्जाम का तैयारी हो गया है। लेकिन उसके लिए पहाड़ तोड़ने की भांति है जो कि आपका खेल धूप के तैयारी करते हैं, यानी 1 घंटा पढ़े फिर 5 घंटा छोड़ दिए। लेकिन जो लड़का प्रतिदिन 8 से 10 घंटा तैयारी करते होंगे उनके लिए आपके कुछ नहीं है एग्जाम का निकालना, कंपटीशन का तैयारी करना। तो आप लोग को हम बार बार बताते हैं कि अभी आपको बिहार के अंतर्गत सरकारी जॉब का भी भरमार लग गया है। साथ ही रेलवे के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि बहुत सारा वैकेंसी दिन ब दिन निकल रहा है। अगले महीने में आपको एनटीपीसी का वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही आपको उसके बाद अक्टूबर महीना में ग्रुप डी का वैकेंसी लगभग 1 लाख से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। और एनटीपीसी का भी वैकेंसी बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। वहीं आपको जो है कि एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ का भी वैकेंसी बढ़ेगा, टेक्नीशियन का भी वैकेंसी बढ़ेगा और एलपी का बढ़ ही गया है। यानी आपको बता दे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या आपका लोको पायलट हो गया। उसके लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग जो अभी जो बीएसएससी का सेट करते हैं, तो बीएसएससी एग्जाम में आपको हम 3 तरह के एग्जाम से क्वेश्चन पूछेंगे। यानी रेलवे का जो प्रीवियस पूछा गया है, रेलवे का जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, ये सवाल भी आपको लगभग 1 पेज हम डेली पूछेंगे, बता देते हैं, मिक्स करके पूछेंगे। यानी रेलवे का भी साथ में तैयारी होगा, साथ में बिहार एसएससी का भी तैयारी होगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई खराब नहीं होता है। तो आपका हो गया रेलवे का क्वेश्चन पूछेंगे। साथ ही आपको स्पीडी में जो क्वेश्चन है इसको भी डेली 1 पेज लेंगे। और साथ ही लूसेंट को भी हम डेली 1 पेज पूछेंगे। हम लूसेंट सीरीज चला रहे थे लेकिन इसमें ज़्यादा समय लग जा रहा था और स्पेशल एक बुक खत्म हो रहा था। लेकिन साथ में हम डेली इसका एक टॉपिक खत्म करेंगे। यानी आपका रेलवे का प्रीवियस खत्म करेंगे, स्पीडी खत्म करेंगे, आपको लूसेंट खत्म करेंगे। और साथ ही आपको स्पेशल बुक जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है या दृष्टि का है या क्राउन का है, उससे भी हम लोग डेली पढ़ते हैं। तब आपको जो है कि हम क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछते हैं। उसके बाद साथ ही आपको जो बिहार पुलिस का स्पेशल चल ही रहा है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आप मेरा दोनों वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और लगभग 2-3 दिन के बाद आपको हम करंट अफेयर्स का भी जो आपको बोर्ड पे लिख के पढ़ाते थे वो चीज हम दोबारा जो है कि शुरू करने वाले हैं। आप लगातार बनकर रहिएगा, आपको जबरदस्त फायदा होगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए ये जो तीनों बुक करेंगे हम बिहार एसएससी के सेशन में। और बिहार एसएससी का जो प्रीवियस है साथ में हम उसको भी कवर करेंगे। एडिटोरिया का हम बुक मंगवा लिए हैं, हम लोग उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो हम बस एक ही चीज़ कहेंगे, आपको जीके जीएस में प्रश्न जहां आप एक अच्छा कोचिंग में पढ़ते होंगे वैसा लड़का से आप टक्कर ले सकते हैं। अगर आप मेरा रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं तो वो मैच्योरिटी आपके अंदर भी आ जाएगा। लेकिन बशर्ते अभी हम छोटे स्टेज पे हैं तो आपको नहीं लग रहा होगा कि यार क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है। लेकिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठिएगा, जब वहां पर प्रश्न टच होगा आपसे, तब फिर आपको लगेगा नहीं यार बहुत फायदा हुआ। हकीकत में वही चीज़ है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। कोई भी चीज भरोसा पे होता है। और आप कहीं सेट लगाइए ना, मेरा 1 महीना आप वीडियो देख लीजिए, कहीं पर सेट लगाइए, जीके जीएस में अगर अच्छा नंबर नहीं आ जाएगा तो फिर बताइएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम बिहार पुलिस के इस जबरदस्त सेशन का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कहते हैं कि बेहतर से भी बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। यानी कहने का मतलब एग्जाम से पहले आप इस तरह से तैयारी कीजिए कि जिस दिन आप एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा, तो आपका जो सीना रहना चाहिए वो अपने आप में जो है कि 36 इंच का सीना रहना चाहिए कि हम तैयारी करके आए हैं, जो जानते हैं हम ही जानते हैं और एग्जाम को फोड़ के ही जाएंगे घर। और जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा मेरा पीडीएफ लिस्ट में मेरा नाम का उसमें नाम रहेगा और मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और ज्वाइनिंग लेटर अपने घर पे आएगा और अपने माँ पिताजी के हर सपने को हम पूरा करके दिखाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम जबरदस्त क्वेश्चन को करने वाले हैं, बस आप लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिएगा आज का पहला सवाल है
कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष किया था? तो भारत सरकार ने केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुरुआत 1986 से किया था। कब से किया था? 1986 से। 1986 में गंगा एक्शन प्लान का भी शुरुआत हुआ है, यानी गंगा को साफ सफाई रखने के लिए सुनिएगा, गंगा को साफ सफाई रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा गंगा एक्शन प्लान का शुरुआत कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। साथ ही स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत भी कब किया गया है? 1986 में किया गया है। और साथ ही आपको जो क्वेश्चन बताए केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, इसका शुरुआत भी कब हुआ है? 1986 से हुआ है। समझ में आ गया? वहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ है। कब पारित हुआ है? 2013 में पारित हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय उदारीकरण के पिता के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। और याद रखिएगा कि भारत में उदारीकरण का शुरुआत 1991 से हुआ है, 1991 से हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल कि माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। किस खेल से है? तैराकी से। और ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी भी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। और याद रखिएगा इनका संबंध अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सार्क का कौन कौन सा सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन में है ईरान, भारत, भूटान, पाकिस्तान। तो आप लोग को बता दें, सार्क जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी कि विभिन्न प्रकार के देशों का एक समूह है सार्क, जिसका स्थापना 1985 को हुआ है। कब हुआ है? 1985 को हुआ है सार्क का स्थापना। और याद रखिएगा, सार्क में आपका भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है, अफगानिस्तान आता है। इसमें कहीं भी ईरान नहीं आता, याद रखिएगा सार्क। और सार्क को हम लोग हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ में है? काठमांडू में है। और काठमांडू जो है वह नेपाल की राजधानी है। और काठमांडू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण आपका मंदिर है, जिसका नाम है पशुपतिनाथ का मंदिर। और पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और काठमांडू जो है वह बागमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे है। वहीं नेपाल का जो संविधान लागू हुआ है 2015 में। कब लागू हुआ है? 2015 में। वहीं दोहरे त्रिभुज के रूप में किस देश का जो है कि आपका झंडा है? तो नेपाल का है। दोहरे त्रिभुज के रूप में किस देश का झंडा है? तो नेपाल का है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कौन से केस में या किस मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं के अपने निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है? तो याद रखिएगा, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य जो 1955 में आया था, इसी के तहत याद रखिएगा कि संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। वहीं आपको अगर बताए कि आपका जो 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया था, उन्होंने जो है कि मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, याद रखेगा। और उसी के तहत जो है कि 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ और 3 नए शब्द जोड़ा गया, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तसोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? तो तसोंगमो झील जो है वह सिक्किम में है। तसोंगमो कहाँ में है? सिक्किम में। तसोंगमो झील कहाँ में है? सिक्किम में। और लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, याद रखिएगा। और सिक्किम राज्य का स्थापना 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। वहीं आपका 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत आपका गोवा भारत का 25वां राज्य बना। वहीं अरुणाचल प्रदेश जो है कि 55वां संविधान संशोधन 1987 के तहत भारत का एक राज्य बना। वहीं आपका मिजोरम का स्थापना भी 1987 में हुआ है। लेकिन मेमत्री
मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों राज्य का स्थापना 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में हुआ है, मेमत्री। वहीं हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 में। 1971 में याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का स्थापना। नागालैंड का स्थापना 1963 में। महाराष्ट्र, गुजरात का स्थापना 1960 में। 1960 में याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं हरियाणा का 1966 में। हरियाणा का 1966 में। यहीं उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड का, ये तीनों का स्थापना 2000 में। तीनों का स्थापना 2000 में। वहीं आपका तेलंगाना का स्थापना 2014 में। 2 जून 2014। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक भारत का राज्य बना। और तेलंगाना राज्य जो विभाजित हुआ था वह कृष्णन आयोग के सिफारिश पर। कौन सा आयोग? कृष्णन आयोग या कृष्ण आयोग के सिफारिश पर हुआ था, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि तसंगबो झील को याद रखिएगा चंगू झील भी कहते हैं। तसंगबो झील को चंगू झील भी कहते हैं, जो कि कहाँ में है? तो सिक्किम में है। कहाँ में है? सिक्किम में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बता दे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास, यानी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को मिला के 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। और इसी बैंक का नाम बदलकर 1955 में याद रखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी एसबीआई कर दिया गया। तो समझ में आ गया। वही बात करते हैं बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना कब हुआ था? तो बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। वही बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना 1840 में हुआ था। वहीं मद्रास का स्थापना 1843 में, यानी कि पहले हुआ था कलकत्ता का 1806 में, फिर हुआ बॉम्बे का 1840 में, फिर हुआ मद्रास का 1843 में, और तीनों बैंक को मिला के 1921 में इंपीरियल, और इंपीरियल का नाम बदल के 1955 में, याद रखिएगा, 1 जुलाई के दिन, 1 जुलाई 1955 को जो है कि एसबीआई कर दिया गया। और एसबीआई बैंक का एसबीआई बैंक का स्थापना जो हुआ था ना, एक समिति के तहत हुआ था जिसका नाम है गोरेवाला समिति। कौन सी समिति? गोरेवाला, याद रखिएगा। गोरेवाला समिति के सिफारिश पर एसबीआई का स्थापना हुआ था। और भारत के अंदर में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वह एसबीआई है। कौन है? एसबीआई। तो याद रखिएगा एसबीआई में सभी गोरे गोरे आदमी जाते हैं। कैसे आदमी आते हैं? गोरा गोरा आदमी जाता है एसबीआई में, आप लोग याद रख लीजिएगा। और सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भी कौन सा है? तो एसबीआई है। और एसबीआई के जो वर्तमान में ब्रांड है वो एमएस धोनी है। कौन है? एमएस धोनी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका आरबीआई का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, यानी यंग नाम का आदमी जो जाता है वह आरबीआई में जाता है, और गोरा नाम का आदमी जो जाता है, गोरे गोरे आदमी जो जाता है, वह आपका एसबीआई में जाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ता है। और आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर, लेकिन आरबीआई का स्थापना करने का पहला प्रयास जो किया गया था वह चैम्बरलेन समिति के द्वारा किया गया था 1914 में ही, लेकिन वह असफल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत की पंचवर्षीय योजना किस देश के योजनाओं के आधार पर तैयार की गई है? तो याद रखिएगा रूस। भारत में जो पंचवर्ष योजना लिया गया है, 5 ईयर प्लान लिया गया है, वो रूस के संविधान से। कहां से? रूस के संविधान से। और भारत में जो पंचवर्ष योजना जो पहली बार लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951 से, 1 अप्रैल 1951 से याद रखिएगा पंचवर्ष योजना लागू किया गया। और पंचवर्ष योजना का जो अंतिम रूप से अनुमोदन करता था वह राष्ट्र विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्र विकास परिषद, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्र विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था वो 1952 को हुआ था, 6 अगस्त के दिन। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना होता है, जिसका सबसे मुख्य काम था आपका जो है कि पंचवर्ष योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करना। अंतिम रूप से अनुमोदित करना, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
वहीं भारत में पहला पंचवर्ष योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, उसके बाद फिर आपका 69 से 74, फिर 74 से 78, 74 से 78 जो रहा है सबसे छोटा पंचवर्ष योजना सिर्फ 4 साल का रहा है। कितना साल का? 4 साल का रहा है पांचवी पंचवर्ष योजना, आप लोग याद रख लीजिएगा। और पंचवर्ष योजना में कुल कितने योजना अवकाश हुए हैं? 3 योजना अवकाश, 1966 से लेके 69 तक, यानी 2 साल यहाँ हो गया, यानी 67 68 नहीं हुआ। फिर उधर आपका 78 से लेके 80 तक, फिर उधर आपका 90 से लेके 92 तक, 90 से लेके 92 तक। और भारत में अभी तक कुल 12 पंचवर्ष योजना 2017 तक जो है कि हुआ था, उसके बाद फिर आपका पंचवर्ष योजना नहीं लागू हुआ है। वहीं पहला पंचवर्ष योजना जो लागू किया गया था 1951 में, वह किस मॉडल पर था? तो हैराट डोबर मॉडल पर। और दूसरा कौन था? तो दूसरा था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 याद रखना पड़ेगा। पहली पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर? तो याद रखेगा हैराट डोमर पर। दूसरी पीसी महालनोबिस पर। और वही पीसी महालनोबिस जिसके द्वारा 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। और पीसी महालनोबिस के हित जयंती को प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जयंती को मनाते हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना पीसी महालनोबिस ने कब किया था? तो 1949 में किया था। कब किया था? 1949 में किया था। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू हुए थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो गुलजारी लाल नंदा हुए थे। वहीं योजना आयोग का नाम बदलकर जो कर दिया गया नीति आयोग, वह कब कर दिया गया? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015 से कर दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग वर्तमान में भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है। किस रूप में? थिंक मतलब सोचना, यानी सोचने का वह एक सभा है। वहां पर सोचती है कि आखिर भारत के लिए क्या किया जाए जो आगे विकास करे भारत। तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा, यह नीति का फुल फॉर्म होता है। और नीति जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो सुमन के वेरी है। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो सुब्रमण्यम है। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है। आप लोग याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया। और नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बने थे, यानी 2015 के समय मोदी जी खुद रहेंगे। यानी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो आपके नरेंद्र मोदी थे। और नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो आपके अरविंद पनगड़िया थे। और वही अरविंद पनगड़िया वर्तमान में आपके वित्त आयोग के 16 नंबर के अध्यक्ष बन चुके हैं। फिर आपके नीति आयोग के जो पहले सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर बने थे। कौन बने थे? सिंधु श्री खुल्लर बने थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि श्रीलंका में गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 में। कब समाप्त हुआ था? 2009 में समाप्त हुआ था गृह युद्ध। याद रखिएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में। वहीं श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ है 1948 में। कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। और 1948 में 4 फरवरी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाता है वह 4 फरवरी को मनाता है। वहीं आपका उसके बगल में म्यांमार है। और म्यांमार जो स्वतंत्र हुआ था 1938 में, 1935 अधिनियम के तहत 1938 में जो है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था। और वह दिन कौन सा था? तो दिन याद रख लीजिएगा आप लोग 4 जनवरी। यानी श्रीलंका 4 फरवरी और म्यांमार 4 जनवरी। म्यांमार 4 जनवरी, क्योंकि यह सब क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे अक्सर पूछता है क्वेश्चन। और आपका बिहार एसएससी में भी पूछता है कि आपका म्यांमार जो आपका अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 1938 में। अधिनियम पूछेगा 35 मार देंगे। और जब म्यांमार अलग हुआ था तो उसमें म्यांमार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? रंगून। कहाँ हुआ करती थी? रंगून, जहां पर बहादुर शाह दुर्रानी को जो है कि आपको आंख बंद करके रखा गया था। ठीक है। और रंगून जो है वह इरावदी नदी के किनारे है।
वहीं आप लोग को बता दें कि यह आपको स्थापना दिवस कब मनाता है। यह स्वतंत्रता दिवस तो 4 जनवरी को, म्यांमार 4 जनवरी और आपका श्रीलंका 4 फरवरी, श्रीलंका 4 फरवरी। और श्रीलंका याद रखिएगा कि श्रीलंका का राजधानी वर्तमान में कहाँ है, तो नेपोइतोव है। कहाँ में है, नेपोइतोव है। और श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं। क्या कहते हैं, पटाना कहते हैं। और श्रीलंका और तमिलनाडु के क्षेत्र में एक आतंकवादी संगठन बहुत सक्रिय रहता है जिसका नाम है लिट्टे। क्या नाम है, लिट्टे। इंग्लिश में इसको जो लिखते हैं LTTE, LTTE यानी लिट्टे कहते हैं। यानी इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। इसका स्थापना 1976 में किया गया था। यानी तमिलनाडु में जो तमिल भाषा वगैरह बोलते थे उसके लिए एक अलग से राज्य बनाने का जो है कि घोषणा करवा रहे थे आपके लिट्टे संगठन ने। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है और वही संगठन ने जो है कि राजीव गांधी का हत्या भी करवा दिया था। तो याद रखिएगा लिट्टे का स्थापना 1976 में हुआ है। और 1976 में जो किया था, ये किया था वेलपुल्ली प्रभाकरन ने। वेलपुल्ली प्रभाकरन, रेलवे पूछता है अक्सर क्वेश्चन कि लिट्टे का फुल फॉर्म और लिट्टे का स्थापना किसने किया है और कब हुआ है। तो लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन ऑफ टाइगर्स एंड तमिल एलम, ठीक है। और लिट्टे का स्थापना 1976 में, जिस वर्ष आपके बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था उसी साल जो है कि आपका पारित हुआ था। क्या, तो याद रखिएगा आपका जो है कि लिट्टे। और इसका स्थापना किसने किया है, तो वेलपुल्ली प्रभाकरन ने। वेलपुल्ली प्रभाकरन ने। अक्सर यह सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये सब स्टैटिक जो है कि आपका सवाल है। तो आप लोग याद रखिएगा, आपको हम साथ में, अगर मेरा आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने किसी भी क्वेश्चन है। भले आदमी लोग कहता है कि स्टैटिक अलग से करवाइए, अलग से विविध करवाइए, लेकिन हम जितना सवाल आपको बताते हैं ना इतना कम समय में, आपको बहुत क्वेश्चन है एग्जाम में पास होने के लिए, बशर्ते आप इतना सा पचा लीजिएगा। जितना बताते हैं ना उतना सा अगर 50 लीजिएगा आप क्वेश्चन तो बहुत आगे निकलिएगा। यही हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग तो हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 में और शुरू हुआ था 1983 से। श्रीलंका में गृह युद्ध शुरुआत हुआ था 1983 से और चला था 2009 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना साल, तो 18 साल। और ग्राम सभा का जो गठन किया गया है अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत ग्राम सभा का गठन किया गया, याद रखिएगा। और ग्राम सभा का संरचना जो किया गया है 243 के सी में, 243 के सी में संरचना है। 243 के सी में क्या है, संरचना है। और 243 के डी में आपका आरक्षण है। यानी कि ग्राम पंचायत में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जैसे महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 का आरक्षण प्राप्त है, तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 243 के डी के तहत दिया गया। सीधा सवाल पूछता है बिहार SI सब में अक्सर पूछेगा कि ग्राम पंचायत में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो सब बच्चा याद रखता है सब चीज जो है 243 में ना है, वहां पूछ देगा ABCDEFGH, तब क्या कीजिएगा, तो 243 का डी याद रखिएगा। डी आरक्षण में 4 अक्षर होता है, आ के रो अक्षर नो, आरक्षण में 4 अक्षर और डी में भी आपका 4 कोड होता है। डी का कितना कोड, 4 कोड याद रखिएगा। वहीं ई मतलब होता है इलेक्शन, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्शन, इलेक्शन मतलब चुनाव। तो याद रखिएगा आप लोग 243 के ई में क्या है, तो चुनाव है। यानी ग्राम पंचायत का चुनाव किस अनुच्छेद में या फिर कार्यकाल किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा 243 का ई में है। किस में है, 243 का ई में है। वहीं 243 का आपका जो है कि जी में क्या है, जी न, जैसे कि आपको बताते हैं, जुगाड़ देते हैं, आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप नया शादी कीजिए, आप नया शादी किए तो क्या होता है कि जब आपके घर में आपके अर्धांगिनी आप पधारते हैं या आपके धर्मपत्नी पधारते हैं, तो आप शुरुआत में उनको जो है कि आप बोलते हैं कि ए जी ये वाला काम कर दीजिए ना, यानी कि थोड़ा स्टाइलिश में बोलते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे दिन जब ढलता है तो आप क्या करते होंगे कि मतलब जैसे मन तैसे आप उनको बोल देते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं है बोलने का, क्योंकि आपके वो धर्मपत्नी है, अपने गृह त्याग करके आपके यहाँ आपका घर
घर संभालने के लिए आई हुई है तो उनको आप इज्जत दीजिएगा। ये बात हमेशा कान खोल के सुनिएगा। तो क्या होता है कि शुरू में आप उनको क्या कहते हैं, ए जी बैठिए ना, खाइए ना या खिलाइए ना। तो क्या होता है कि आप उनको ए जी करके बोलते हैं, यानी कि सब, क्योंकि आपको डर लगता है कहीं भाग न जाए हमको छोड़ के शुरुआती में। तो इसका मतलब है कि ए जी यानी उसके पास शक्ति है, यानी कि आपके बीवी के पास शक्ति है, तो यानी कि तभी आप उसको जी जी करके पुकार रहे हैं, नहीं तो वो जो है कि आपको डर लग रहा है। यानी कि 243 के जी में ग्राम पंचायत का शक्ति है। क्या है, शक्ति है। 243 के जी में क्या है, शक्ति है। जी आपका के काहे पुकार रहे हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति है कि वो भाग सकती है। समझ में आ गया? यानी अनुच्छेद 243 के जी में ग्राम पंचायत की शक्ति है। और डी 4 अक्षर का यानी आरक्षण। ई से इलेक्शन यानी कार्यकाल याद रखेगा। क्या याद रखेगा? कार्यकाल। और सी से संरचना। 243 का सी में क्या है, संरचना है। 243 के सी में क्या है, संरचना। वहीं आपका 243 के आई में क्या है, तो 243 के आई यानी सीधा खड़ा रहता है, आई। और सीधा आदमी तभी खड़ा रहता है इसे करके जब उसके पास पैसा रहता है, यानी वित्त रहता है, यानी फाइनेंस रहता है। तो ग्राम वित्त आयोग का गठन या फिर ग्रामीण वित्त आयोग का गठन जो है 243 के आई में है। 243 के आई में है, याद रख लीजिएगा। तो इतना अगर याद रखते हैं तो आपका एग्जाम आराम से बिहार एसआई तक कवर हो जाएगा। बाद में कि और भी हम बिहार एसएससी में आपको अलग से करवा ही रहे हैं, तो आप लगातार बनकर रहिएगा, फायदा होना एकदम जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। वहीं आपको बता दें कि पंचायती राज का गठन जो हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के काल में, आप लोग को पता है। और इसको लागू करने के लिए बहुत प्रकार के समिति आता है आपके पंचायती राज में। जैसे आपका 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राय समिति, 1986 में एलन सिंघवी समिति, फिर आपका थुंगन समिति, गौडगिल समिति। इस तरह से विभिन्न प्रकार का समिति पंचायती राज से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं पंचायती राज को जो है कि आपका भाग किस में जोड़ा गया है, तो पंचायती राज को भाग 9 के क में भाग 9 में जोड़ा गया है। भाग 9 में जोड़ा गया है पंचायती राज। और 9 के क में क्या जोड़ा गया है, तो 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समिति है, सहकारी। वहीं अनुसूची में आपका अनुसूची 11 में पंचायती राज है, अनुसूची 12 में नगर पालिका है। और अनुसूची 11 में जो पंचायती राज है उसको कार्य करने के लिए कुल 29 विषय, कितना विषय, 29 विषय दिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है, तो दिफू दर्रा। कौन सा दर्रा, दिफू दर्रा। और दिफू दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ में, अरुणाचल। अरुणाचल में 3 गो दर्रा बहुत फेमस है। उसके लिए ट्रिक आपको बताए थे, दिव्या। आपको पता है दिव्या नाम की एक लड़की आप याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो याद रखिएगा दिव्या नाम की जो आपका लड़की है उनका घर अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है। आप लोग अगर देखते होंगे अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। सबसे पहले सूर्य की किरण जो पहुँचती है वो अरुणाचल प्रदेश में ही पहुँचती है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में 3 गो दर्रा बहुत फेमस है, याद रखिएगा। दिव्या नाम की लड़की, 2 हर्षी का अबो अयो, यानी 3 गो रखना है, बस काम आपका बन गया। 2 से दिफू दर्रा, अबो से बोमडिला दर्रा, यो से यांगयाप दर्रा, यानी कि दिव्या, यानी कि दिफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये तीनों कहाँ में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। यानी दिव्या नाम की लड़की कहाँ है, अरुणाचल में। तो याद रखिएगा आपका दिव्या हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह से शराब जो पीते हैं हिमाचल प्रदेश में। शराब पी के कुछ से कुछ आपका स्टेटमेंट दे देती है कौन, तो आपको कंगना रनौत पता है। कंगना रनौत जो है कि बहुत प्रकार के विवादित बयान दे देते हैं, आपको पता है। और इसीलिए जो है कि कुछ दिन पहले वो विवाद में भी रही है, उनके साथ जो है कि आपका गलत व्यवहार भी किया गया है। तो याद रखिएगा शराब कौन पीती है, कंगना। कंगना का घर कहाँ है, ओरिजिनल घर हिमाचल प्रदेश है। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में शराब, यानी कि 100 से हो जाएगा क्या, तो 100 से हो गया सिपकिला दर्रा। क्या हो गया, सिपकिला दर्रा। और रो से हो गया रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा का इन नाम बदल के अटल सुरंग रखा है, आप लोग को पता है। अब बो से हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। क्या हो जाएगा, बड़ा लाचा। यानी सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों कहाँ हो गया, हिमाचल। यानी शराब पीती है हिमाचल प्रदेश वाले, यानी
कंगना, समझ में आ गया। वहीं आपका दिव्या नाम की लड़की कहाँ रहती है, अरुणाचल प्रदेश में। 3 दूना 6 क्वेश्चन याद हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर में बता देते हैं काजप बाबू, याद रखिएगा काजप बाबू, यानी कि क से काराकोरम दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, प से पिरपंजाल दर्रा, ब से बुर्जिल दर्रा, ब से बड़ा क्या हो गया, ब से काजप बाबू, यानी ब से, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बॉस से बू से तो हो जाएगा बुर्जिल दर्रा लास्ट में, लेकिन बॉस से एक सेकंड बा से बनियाल दर्रा, सॉरी बनियाल दर्रा क्या हो जाएगा, बनियाल दर्रा, याद रखिएगा बनियाल दर्रा। और इसी में बनियाल दर्रा में ही सबसे लंबा जवार सुरंग है, आप लोग को पता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यानी कि काराकोरम दर्रा, काजप बाबू, याद रखिएगा, कोआ के जो पो बोआ के बोहरसू का, काजप बाबू ट्रिक बनाए हैं, तो याद रखिएगा क से काराकोरम दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, प से पिरपंजाल दर्रा, बाबू यानी ब से पहला हो जाएगा आपका अभी जो बताए बनियाल दर्रा, अब बू से बुर्जिल दर्रा, क्या हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। ये सब कहाँ में है, तो ये सब जम्मू कश्मीर में है, आप लोग याद रखिएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका यानी कि शराब हिमाचल, दिव्या नाम की लड़की अरुणाचल, और काजप बाबू जम्मू कश्मीर, काजप बाबू जम्मू कश्मीर। और याद रखिएगा अलग से हिमाचल प्रदेश में आपका शराब पी के आदमी जो है कि डेप्सा चल जाता है, कहाँ चल जाता है, डेप्सा, यानी डेप्सा दर्रा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, डेप्सा दर्रा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम, और इसी से चाइना जाने वाला रास्ता है। उसके बाद जेलेपला दर्रा भी कहाँ है, सिक्किम, जेलेपला दर्रा भी कहाँ है, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध किस नदी पर बनाया गया है, दामोदर नदी पर। किस नदी पर, दामोदर, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। स्वतंत्र भारत की पहली आपका परियोजना का नाम क्या है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में। वही आपका 1956 में आपको पता है हीराकुंड परियोजना, 19 महानदी पे, 1963 में आपका जो है कि भाखड़ा नगर परियोजना सतलज नदी पे, उसके बाद फिर 2006 में टिहरी बांध परियोजना, किस नदी पे, भागीरथी बिलंगना नदी पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि प्लूटो बौना ग्रह का खोज किसने किया है, तो प्लूटो जो कि बौना ग्रह श्रेणी में चल गया है, उसको IAU ने 2006 में ही निकाल दिया है ग्रह की श्रेणी से। तो इसका खोज जो किया था वो किसने किया था, तो क्लाड टॉम्बो ने, किसने किया था, क्लाडो टॉम्बो ने। वहीं अरुण ग्रह का खोज हर्सेल ने किया है, किसने किया है, हर्सेल ने। आपको हम बताए थे वो ट्रिक कि वरुण का गाल देख के अरुण हंसने लगा, वरुण का। अच्छा आप पहले भी बताइए, माइंड में बात फिट कीजिएगा, जो बताते हैं माइंड में दैनिक जीवन के रूप में फिट कीजिएगा, गांव घर के भाषा में याद रखिएगा। जैसे आपको पता है कि एक अरुण नाम का व्यक्ति है, एक वरुण नाम का व्यक्ति है, तो आप बताइएगा कि आपसे अगर हम पूछेंगे कि अरुण या वरुण में से आपका ज़्यादा हाईलाइट नाम किसका है, तो वरुण जो है ना कम आदमी का नाम रहता है, अरुण थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट रहता है, अरुण नाम थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट रहता है, वरुण थोड़ा सा कम हाईलाइट रहता है, अरुण थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट रहता है, अरुण। तो याद रखिएगा कि अरुण जब हाईलाइट आदमी है तो अरुण जो है कि हंसेगा वरुण पे हंसेगा ना बसेगा, क्योंकि भारत ही नहीं पूरे विश्व का यह प्रकृति का नियम है कि अब बड़ा आदमी जो रहता है वह छोटा आदमी जो रहता है हैसियत में उसको देख के आदमी मजाक उड़ाता है, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यही हकीकत है, क्योंकि सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। तो आप लोग एक शिक्षित आदमी होने के नाते समाज में बदलाव लाने का प्रयास कीजिएगा। तो सुनिएगा, तो आपको हम ट्रिक देते हैं। तो वरुण का गाल देख के अरुण हंसने लगा, वरुण का गाल देख के अरुण हंसने लगा, यानी वरुण का गाल, यानी वरुण का खोज गाले ने किया है। किसने किया है, गाले ने। और अरुण क्या होने लगा, हंसने लगा, यानी अरुण का खोज हर्षेल ने किया है। किसने किया है, हर्षेल ने। कितना मजा आ गया, आराम से याद हो गया। यानी कि वरुण का गाल देखकर अरुण हंसने लगा, यानी अरुण का खोज हर्षेल ने, वरुण का खोज गौले ने, वरुण का खोज गौले ने। और वहीं आपका जो बौना ग्रह है यम या प्लूटो है उसका खोज क्लाड टॉम्बो ने, यानी प्लूटो में टो आ रहा है, टॉम्बो भी टो आ रहा है, टॉम्बो भी टो आ रहा है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि आपका शुक्र ग्रह का खोज किसने किया है, तो शुक्र ग्रह का खोज मिखाइल ने किया है, शुक्र ग्रह का खोज मिखाइल ने किया है। और सेरस का खोज पियाजी, सेरस का खोज पियाजी
पियाजी। सेरस भी एक बहुनगर है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अक्सर रेलवे पूछता है या ग्रुप डी पूछता है या एनटीपीसी कि सेरस ग्रह का खोज किसने किया है। तो सेरस, सेरस यानी शेर याद रखना है। और सभी महिला सोचती है कि मेरे जो पियाजी रहे ना, यानी पति को पिया भी बोल देते हैं भोजपुरी भाषा में, कहते हैं मेरे पियाजी। तो याद रखिएगा कि सभी महिला सोचती है कि मेरे जो पियाजी हैं वह शेर के तरह रहे। कैसे रहे? शेर के तरह रहे, कहीं भी दहाड़ने का क्षमता रखे। तो याद रखिएगा कि मेरे पियाजी जो थे वो शेर हैं। क्या है? शेर। यानी पियाजी ने सेरस का खोज किया है। किसका खोज किया है? सेरस का खोज किया है पियाजी ने। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है, कामेत, नामचा वर्मा, गुरलाम दत्ता निम्न में से किसके नाम है? तो हिमालय के पर्वत चोटी का नाम है, हिमालय के पर्वत चोटी। वहीं हिमालय के जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। याद रखिएगा 8,848 तक तो सबको याद रहता है, लेकिन अगर एग्जामिनर पॉइंट के बाद भी दे दे सब में तो पॉइंट के बाद 86 याद रखिएगा, 86 याद रखिएगा। समझ में आ गया? और माउंट एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 29 मई को। कब मनाते हैं? 29 मई को, क्योंकि 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कोई आदमी ने फतह किया था। आप लोग को पता है, जैसे कि आपको पता है माउंट हिलेरी और तेंजिंग नार्गे, माउंट हिलेरी और तेंजिंग एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने पहली बार आपका 1953 में माउंट एवरेस्ट पर अपना फतह करने का काम किए थे। वहीं हिमालय दिवस मनाते हैं 9 सितंबर को, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाते हैं, और 9 अप्रैल को वीरता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? वीरता दिवस। वहीं अगर बात करते हैं पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो यह सवाल भी आता है, तो आपको हम ट्रिक इसमें भी दे रहे हैं। तो पंजाब में शीश है, पंजाब में शीश है, यानी पंजाब हिमालय में शीश, शीश यानी 100 याद रखिएगा, 2 नदी 100 से आएगा, यानी कि सिंधु सतलज। पंजाब में शीश है, यानी पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच है। वहीं आपका दूसरा है कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं में शक है। कुमायूं में क्या है? शक। नहीं कहता है कि तुम्हारे ऊपर हमको शक हो रहा है यार, तुम तो ऐसा काम नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि कुमायूं में क्या है? शक है। कुमायूं में क्या है? शक है। कुमायूं में क्या है? शक है, यानी 100 से सतलज, क से काली, क से काली, यानी कुमायूं में शक है, कुमायूं में शक है, यानी शक का मतलब सतलज और क का मतलब हो गया काली नदी। ये हो गया आपका कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। इससे पहले पंजाब बताए, पंजाब में शीश है, यानी शीश यानी सोहर्षिका शीश यानी सिंधु सतलज। वहीं बात करते हैं नेपाल, तो नेपाल का आदमी जो है ना बहुत काती रहता है। कैसा रहता है? काती, यानी कोआका तुमदी का काती, यानी क से हो जाएगा काली, तो से तिस्ता। नेपाल हिमालय काती, नेपाल हिमालय काती यानी कि काली तिस्ता। वहीं लास्ट में बचा असम हिमालय, असम में तिदी, असम में तिदी, असम में तिदी यानी तो से तिस्ता, दो से दियांग, तो से तिस्ता, दो से दियांग। और तिस्ता और दियांग जो है दोनों का दोनों किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। किसका सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हिमालय का विस्तार जो है वह आपका उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हिमालय की पर्वत चोटी में से आप लोग को बता दें कि 8,848.86 मीटर इसका वर्तमान में ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है वह विभिन्न प्रकार की मुद्रा है, सबसे फेमस है क्यूबा का, क्यूबा का मुद्रा पेसो है। साथ ही बता देते हैं और भी 2-3 गो देश का मुद्रा पेसो, जैसे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया, कोलंबिया हो गया, फिलीपींस हो गया, मेक्सिको हो गया, सॉरी मेक्सिको नहीं, उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सब का मुद्रा क्या है? पेसो। कम से कम आपको याद रखना है जो है कि किसका, तो याद रखिएगा क्यूबा। किसका याद रखिएगा? क्यूबा। क्यूबा का मुद्रा पेसो है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल। ब्राजील का मुद्रा क्या है? रियल। और ब्राजील जो है वह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वह ब्राजील है। वहीं उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कौन है? कनाडा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और कनाडा का मुद्रा डॉलर है। कनाडा का मुद्रा क्या है? डॉलर है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? रैंड है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? रैंड है। मलेशिया का मुद्रा क्या है? रिंगिट है। मलेशिया का मुद्रा क्या है? रिंगिट है। वहीं इटली की मुद्रा लीरा है। इटली की मुद्रा
लीरा है, थाईलैंड की मुद्रा बहत है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत है। यानी नहीं कहता है कि जब आदमी अपने पिताजी के जब कोई बेटा अपने पिताजी के अंदर में काम नहीं करता है, ना कहता है उसका बेटा बहुत जो है कि बहस रहा है, यानी कि बह रहा है, यानी कि बात से बाहर जा रहा है। तो याद रखिएगा कि उसको थाने की जरूरत है, यानी जो बह रहा है उसको थाने की जरूरत है, जो बह रहा है उसको थाने की जरूरत है। यानी थाईलैंड का बहत, थाईलैंड का बहत, थाईलैंड का बहत। देखिए ऐसा जो थोड़ा थोड़ा हम कोई क्वेश्चन में जुगाड़ देते हैं, या आपको एग्जाम में अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर जुगाड़ से बन गया ना, आपको मेरिट लिस्ट में वो ला लेगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी चीज़ याद कीजिए थोड़ा सा जुगाड़पन याद करके कीजिए, क्योंकि पढ़ने का आदमी बहुत पढ़ता है लेकिन माथा में नहीं रहता उतना, यही हकीकत है। नहीं तो आप सेट लगाते होंगे, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, रटा रटा क्वेश्चन काम नहीं करता है, और आपको कम माइंड में रहेगा। जब आप लगातार डेली बेसिस पे आप देखिएगा तभी आपको जीके जीएस से मजबूत होगा। नहीं तो आप मार्केट में अक्सर बच्चा का देखिएगा मैथ रीजनिंग तो बना बना के बहुत तगड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन जीके जीएस बोलिएगा अरे यार जीके जीएस ही नहीं हो पा रहा है यार, क्या करें नहीं करें। अरे यार मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं संभव है। मेहनत करेगा आपके सामने मंजिल आपका कदम चूमेगी, इसीलिए आप लगातार मेहनत कीजिए, बाद बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए। आप 100% सफलता पाने के लिए 5% भगवान पे छोड़िए, 95% खुद का मेहनत कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको जो है कि नींबू दिए हैं, भगवान ने नींबू दे दिए हैं, लेकिन उसको रस बना के जो पीना है अपने हाथों से पीना है, क्योंकि आपको जन्म दे दिए हैं, सुंदर सा चेहरा दे दिए हैं, अच्छा सा दिमाग दे दिए हैं, अच्छा सा परिवार में जन्म दे दिए हैं, और आप जब पढ़ने का भी कंपटीशन का सोच रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और अंतिम स्टेज पर चल रहे हैं, तो समझिए आपका दिमाग बहुत अच्छा है। अगर यहाँ तक आ चुके हैं आप, तो आपके लिए सौभाग्यशाली आपसे ज़्यादा कोई नहीं है। इसीलिए आप मेहनत कीजिए। आपको जो है कि आपको न कहते हैं वो जिससे आप लोग होली खेलते हैं, उसको हम लोग गाँव घर में जो है कि पिचकारी बोलते हैं, गांव घर में पिचकारी बोलते हैं। हम लोग बच्चों में होली में लेते थे, एक दूसरे को रंग देते थे, यानी भगवान ने आपको पिचकारी दे दिए हैं, रंग खुद भरना है उसमें। क्या भरना है? रंग खुद भरना है। आप लोग ये सब याद रखिएगा। इसी सब याद से मोटिवेट होकर आप एक नई मंजिल को हासिल कर सकते हैं और पूरे समाज के लिए आप एक रोल मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो दिव्यांग जनों से। किससे है? दिव्यांग जनों से संबंधित है संबल योजना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास केंद्र उपागम पर जो बल दिया गया है किस पंचवर्ष योजना में? चतुर्थ में। किस में? चतुर्थ में। पहली पंचवर्ष योजना में कृषि, पहली पंचवर्ष योजना में कृषि, दूसरा में उद्योग, दूसरा में उद्योग, और तीसरा में कृषि और उद्योग दोनों। पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, और तीसरा में मिक्स हो गया दोनों, यानी कृषि उद्योग दोनों। और चौथा में विकास केंद्र उपागम, विकास केंद्र उपागम, और पांचवा में गरीबी हटाओ, पांचवा में गरीबी हटाओ। और तीसरी पंचवर्ष योजना जो हुआ था वह सबसे असफल रहा है, और असफल रहने का कारण था कि 2 युद्ध हो गया था उसी में, आपको भारत चाइना युद्ध और भारत जो है कि आपका पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ और भारत चाइना युद्ध 1962 में हुआ। तो इसी कारणों से जो है कि आपातकाल भी लगा था 1962 में पहली बार। तो इसी कारण जो है कि भारत का अर्थव्यवस्था जो है कि डमाडोल हो गया। तो डमाडोल यानी कि डगमरा, डगमरा एगो बांध है कोसी नदी पे, डगमरा एगो बांध है कोसी नदी पे। माइंड में तुरंत आना चाहिए इस तरह, यानी डमाडोल से वो माइंड में डगमरा आ गया, तो डगमरा कोसी नदी पे है। जब आपको पता है कि भारत में सबसे तेजी से मार्ग बदलने वाला नदी जो है वह कोसी है, अपना कोसी है बिहार में, ठीक है। तो कोसी नदी जब अब फास्ट मार्ग बदलता है तो आदमी डगमग करने लगता है। कैसे करना था? डगमग। जब आप बाइक पे ही बैठते होंगे तो बाइक जो कि आप ऐसे ऐसे करके चलाता होगा आपका ड्राइवर, तो आप डगमगा जाते होंगे। क्या होते होंगे? डगमगा। यानी जब आप ऐसे ऐसे जाते होंगे, यानी कोसी नदी जब अपना मार्ग बदलती है तो वो डगमगा जाती है। इसका मतलब डगमरा बांध किस नदी पे है? कोसी नदी पे। किस नदी पे? कोसी नदी पे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आप लोग को, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 यानी मार्शल लॉ उसके तहत है। क्या है? मार्शल लॉ, यानी सेना के हाथ में जो नेतृत्व आ जाता है अनुच्छेद 34 के तहत। वहीं अनुच्छेद 33 में क्या है? तो अनुच्छेद 33 में सेना के आपके मौलिक अधिकार को युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, इसमें संवैधानिक उपचार का जो है कि अधिकार है। और इसी
अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कि आपका भारतीय संविधान की आत्मा का है। वहीं अनुच्छेद 36 के तहत याद रखिए, अनुच्छेद 35 के तहत याद रखिएगा, 36 और डीपीएसपी में चल जाएंगे। अनुच्छेद 35 के तहत कहा गया है कि संसद वैसा हमेशा कानून बनाएगी जिससे मौलिक अधिकार और अधिक सशक्त हो, और अधिक सशक्त हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है 44। वहीं आपका अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है। ऑप्शन को क्लियर कर देते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी आपका लगभग 6 प्रकार का जो है कि अधिकार है। जैसे 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर बोलने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, ये सब अधिकार अनुच्छेद 19 के ए में है। अनुच्छेद 19 के बी में है बिना हथियार के बैठक कर सकते हैं। अनुच्छेद सी में 19 के सी में है आपका कि आपका सभा बना सकते हैं या कोई आपका पार्टी बना सकते हैं। जैसे पप्पू यादव अपना अलग पार्टी बनाया है तो अनुच्छेद 19 के सी के तहत बनाया है। जीतन राम मांझी अपना अलग पार्टी बनाया है तो वो अपना अनुच्छेद 19 के सी के तहत बनाया है। आप भी अपना अलग पार्टी बना सकते हैं, आपको मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के सी के तहत कोई रोक छेक नहीं है। अनुच्छेद 19 का डी में आवागमन है। भारत के किसी भी क्षेत्र में हम जाके जो है कि क्या कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कहीं कोई रोक छेक नहीं है। अनुच्छेद डी हो गया। डी के बाद क्या होता है, ई आपको पहले बता देते हैं। डी तक तो क्लियर रहता है, ई के बाद कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो एगो ई है, फिर एफ है, जी है। तो एफ तो खत्म हो गया, उसमें संपत्ति का अधिकार था, वो तो 44 में 1978 के तहत जो है कि उड़ गया है हवा में। उसको अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा है 44 में 1978 के तहत। लेकिन एफ तो खत्म हो गया, अब बचा ई और जी। ई और जी, तो ई पहले आता है, तो ई पहले आता है यानी कम कोड है उसका, यानी कि बसने का अधिकार। भारत में किसी भी जगह हम बस सकते हैं, बसने का अधिकार 19 के ई में है। और एफ तो खत्म हो गया, बचा जी। जब कहीं पर हम बस गए ई में तो बसने के बाद अपना आजीविका चलाने के लिए हम रोजगार वगैरह खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं। 19 का ए में जो है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी बोल सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं। 19 के बी में जो है कि बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। 19 के सी में हम संघ बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है। 19 के डी में आवागमन है। 19 के ई में बस सकते हैं। एफ फ्लॉप हो गया है, फॉल्स हो गया है, खत्म हो गया है संपत्ति वाला। जी में जब हम पहले बस गए हैं ई के तहत, तो हम जी के तहत अब हमको अपना पेट का आजीविका चलाने के लिए अपना कोई काम धंधा रोजगार वगैरह करना होगा, कोई रोक छेक नहीं है, या कोई व्यापार वगैरह भी कर सकते हैं। और व्यापार की स्वतंत्रता जो है 19 के जी के तहत ही है, जो कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता। समझ में आ गया, जो कि भाग 13 में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो भारतीय प्रवासी सम्मान जो कि आपका इंदौर में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मान जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष गांधी जी के आगमन पे, जो कि 2003 से मनाना शुरू किया है। और 2023 का जो मनाया गया था वह इंदौर जो कि लघु मुंबई के नाम से जानते हैं इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया है। और इंदौर में ही आपका राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में ही है। और इंदौर में ही आपका राष्ट्रीय जो है कि अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भी है और क्रिकेट स्टेडियम भी है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं भारत के लघु मुंबई के नाम से किसको जानते हैं, तो इंदौर को जानते हैं। समझ में आ गया। वहीं अगर हम बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया 2023 में, तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया। और राज सुब्रमण्यम जो है वह फेडेक्स कंपनी के सीईओ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 17वां आईपीएल किसने जीता? तो 17वां आईपीएल केकेआर ने जीता हैदराबाद को हरा के, 17वां आईपीएल। और आईपीएल का शुरुआत 2008 से हुआ था। और आईपीएल के जनक श्रीनिवास को कहते हैं, किसको कहते हैं, श्रीनिवास को। और पहला आईपीएल जो जीता था वह कौन जीता था? पहला आईपीएल जो जीता था याद रखिएगा कौन, तो पहला आईपीएल जीता था आपका राजस्थान ने। कौन जीता था? राजस्थान ने। और शेन वार्न की कप्तानी में, किसके कप्तानी में? शेन वार्न की कप्तानी में, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथी की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कहां में है? कर्नाटक में, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। वहीं पेरियार अभ्यारण्य जो केरल में है वह आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं,
भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जब बस एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के प्रथम गति का नियम है, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जिसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, लेकिन न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होती है, F बराबर ma, F बराबर ma। और न्यूटन ने जो गति का नियम दिया है वह प्रिंसिपिया नाम के पुस्तक में 1687 में दिया है, 1687 में दिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। और नाइक्रोम जो है वह दो धातु का मिश्रण होता है। नाइक्रोम यानी नो से निकेल मारिएगा, और क्रोम से क्रोमियम मारिएगा, यानी निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है आपका नाइक्रोम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक बिंदु 0 डिग्री, हिमांक बिंदु 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं, तार सप्तक का संपादन किस व्यक्ति ने किया है? तो तार सप्तक का पुस्तक का संपादन अज्ञेय ने किया है। कौन किया है? अज्ञेय, अज्ञेय। और अज्ञेय ने एक और पुस्तक लिखा है, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक अज्ञेय है, वहीं तार सप्तक पुस्तक के लेखक भी कौन है? अज्ञेय है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, रिक्शा एक किस प्रकार का शब्द है? तो रिक्शा जो है एक प्रकार का विदेशज शब्द है। रिक्शा जो आप लोग चलाते हैं, रिक्शा जो वो विदेशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मोर किस प्रकार का शब्द है? मोर तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है मोर। आपको 2-4-10 क्वेश्चन हिंदी भी बता दिया करेंगे, इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा। और मोर को राष्ट्र पक्षी के रूप में जो है कि 1963 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1963 में। और हिंदी को राज की भाषा के रूप में 1949 में। और हाथी को विरासत पशु के रूप में आपका जो है कि कब? तो 2010 में। और गंगा को राष्ट्र नदी के रूप में 2008 में। और डॉल्फिन को 2009 में। और हाथी को विरासत पशु 2010 में। वहीं आपका जो है कि राष्ट्रीय पंचांग जो शक सम्मत है 1957 में। वहीं अगर बात करते हैं आपका राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, दोनों जो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और जो आपका क्या कहते हैं अशोक स्तंभ जो था उसको 1950 में 26 जनवरी के दिन। वहीं 22 जुलाई 1947 को आपका जो है कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपनाया, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपनाया। तो चलिए इसी के साथ आज के हम बिहार पुलिस को सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।